नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय देश की एक बड़ी समस्या है साइबर फ्रॉड। और साइबर फ्रॉड को लेकर हालांकि पूरे देश में काम चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर डीजीपी कैलाश मकवाना जी ने 1 तारीख से 11 फरवरी तक एक ड्राइव शुरू की है। लोगों को जन जागरण करना, जो साइबर फ्रॉड है उसको लेकर हम और कैसे क्या कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति के दिलो दिमाग में ये बात डाल देना कि उसे अनजान फ़ोन नहीं उठाने हैं, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उसको क्या क्या करना है, ये तमाम सारी चीज़ों पर कैलाश मकवाना जी का फोकस है। और इस पूरी ड्राइव का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो साइबर के मध्य प्रदेश के एडीजी इंटेलिजेंस योगेश देशमुख जी कर रहे हैं। आज हमारे साथ में देशमुख जी हैं, हम उनसे समझते हैं कि साइबर क्राइम से वाकई आम आदमी कैसे बच सकता है और साइबर क्राइम के लिए क्या ये जो कानून अभी हैं क्या ये पर्याप्त हैं, क्या नए कानूनों की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश सरकार अपने 8.5 करोड़ लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ करने जा रही है। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी, पहले मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आप पूरे मध्य प्रदेश में हैं। 1 फरवरी से 11 फरवरी तक साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एक जन जागरण अभियान, मैं देख रहा हूं आपका एक सिपाही से लेकर और एसपी तक हर जिले में ये ड्राइव बहुत अच्छी तरह से चल रही है। पर सर, मेरा सवाल यही है कि आखिर ये जो साइबर फ्रॉड है, क्या जो कानून बने हुए हैं और जो भी अभी व्यवस्था है, क्या इससे निपटा जा सकता है या कुछ नई भी आप प्रपोज कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए? देखिए, साइबर क्राइम ये हाल फिलहाल का नया कुछ वर्षों का ट्रेंड है और एक ई कॉमर्स को बेसिकली हैंडल करने के लिए एक आईटी एक्ट शुरू में बना था। धीरे धीरे उस प्रावधानों के तहत फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया जिसमें संशोधन आए और उसके तहत साइबर क्राइम की बहुत सी उसका हैंडल करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। हाल फिलहाल आपने देखा होगा एक डीपीडीपी एक्ट पास हुआ, डिजिटल प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन एक्ट। वो भी इसी मंशा के साथ हुआ कि साइबर क्राइम में कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसमें नॉर्मली किसी न किसी तरह की ठगी होती है। तो जो अर्स्टवाइल इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, आजकल भारतीय न्याय संहिता है, उसमें प्रावधान है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट्स हैं और इन सब के मिल के तहत साइबर क्राइम के लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सर, सवाल यह है कि एक व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी को बैंक में रखता है और वो सोचता है कि मैं 60 का 65 का हो जाऊंगा तो कम से कम मेरी रोटी रोजी की व्यवस्था होगी, और उसके साथ यदि फ्रॉड हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि अब उसकी एक छोटी सी गलती से हो गया। लेकिन क्या सरकार ऐसे लोगों को कोई संरक्षण देगी? क्या ऐसा बैंक में कोई प्रावधान नहीं हो सकता कि मैं यदि ये कह दूं कि मेरे अलावा मेरा पैसा कहीं विड्रॉ ना हो? हम इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या बैंकें इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकती हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पैसे को कम से कम सुरक्षित करें? रविंद्र जी, ये जो साइबर क्राइम की जो दुनिया है ना, ये इसमें जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये इन्होंने एक अलग तरीके का आर्ट अपने में डेवलप कर लिया है। जो व्यक्ति ऑनलाइन है, इंटरनेट यूज़ करता है, अगर वो सतर्क है तो देखा यह गया है कि उसके साथ धोखाधड़ी नहीं होती है। वो आपने कहा कि क्या प्रावधान नहीं है। आप देखिए, सारे बैंक्स अपने अपने सॉफ्टवेयर्स में और अपने अपने पूरे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्शन के लिए तरह तरह के अपनाए जा रहे हैं, तरीके अपनाए जा रहे हैं। और जो व्यक्ति सतर्क है, अनजान व्यक्तियों का से अननेसेसरी डीलिंग नहीं करता, उसके साथ धोखाधड़ी कम होती है। तो प्रावधान है और जो उसका पालन कर रहे हैं उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही है। आपने कहा कि बुजुर्गों के पैसे चले जाते हैं, जी हाँ, जो सतर्क नहीं है उनके चले जाते हैं। तो साइबर क्राइम उन लोगों से ज़्यादा होता है जो डिजिटल दुनिया में तो हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में जो सतर्क नहीं रहते हैं उनके साथ ये अपराध ज़्यादा होते हैं। सर, मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या बैंकों में हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन में, जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 60 के ऊपर है और मैंने अपने बुढ़ापे के लिए 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए रखे हैं बैंक में, तो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है कि उसको कोई टच ना कर पाए मेरे अलावा, जब तक मैं बैंक में ना जाऊं या मेरी आइडेंटिफिकेशन ना हो, जब तक कोई ऑनलाइन फ्रॉड ना हो? देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्वीक होता है कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप अगर उसके बैंक अकाउंट में है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसके एज ग्रुप के ऊपर कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उस पर हो सकता है। लेकिन देखिए, ये जो इकोनॉमिक दुनिया होती है ना, ये फास्ट ट्रांजैक्शंस पे बहुत ज़्यादा करती है। बहुत बड़ी संख्या है 60 के ऊपर वाले जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है जनता की सुविधाओं के बीच में और तत्काल आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसकी कितनी आवश्यकता है, ये जनता की तरफ से एक समय जब बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ आएगी तो आई एम श्योर इसमें बिल्कुल ये भी किया जा सकता है। सर, आपके पास चूंकि पूरे आंकड़े हैं पूरे देश भर के, साइबर फ्रॉड के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है अन्य राज्यों की अपेक्षा?
समवेयर इन बिटवीन है। पूरे जितने भी राज्य को देखेंगे पूरे प्रदेश के, सॉरी सेंटर के, कंट्री के, तो कहीं इन बिटवीन हम लोग बीच में कहीं पे हमारे यहाँ भी है। और बहुत ज़्यादा ऐसे हॉटस्पॉट हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुए हैं। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, हमारे प्रदेश में भी बढ़ रहा है। और अन्य राज्यों की अपेक्षा, जैसे मैंने कहा आपको, समवेयर इन द मिडिल हमारा 13वां-14वां रैंक कभी आता है जी। तीसरा ये भी है कि जो जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमने कितना प्रयास किया है, अपने पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, एक तो ये कि साइबर क्राइम कितना हुआ, दूसरा रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा हुआ है रोकथाम के लेके। ये आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में है जिसने साइबर क्राइम की दुनिया में होने वाले अपराधों से लड़ने के लिए सबसे पहले अपना स्टेप लिया। आज से करीब 12 साल पहले एक हाईटेक साइबर पुलिस स्टेशन बना, और विभिन्न वर्षों में बहुत सी चीज़ें बनी हैं जिसमें आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो इसको लड़ने के लिए स्टेट मध्य प्रदेश ने 10 स्पेशलाइज्ड जोन्स अपने बनाए हैं जहाँ पे पूरा एक अमला काम करता है। कुछ मैन पावर्स की भी वर्तमान में कमी है, तो सभी ऑपरेशन में नहीं है। एट द सेम टाइम अब जो हो रहा है, पिछले कुछ वर्षों में लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। 4000 से ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम चल चुके हैं पूरे स्टेट में। जनता को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने पुलिस वालों के लिए चला रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत कठिन होते हैं। तो चौतरफा इसे लड़ने के लिए तैयारी की जा रही है। फिर एक हमारे यहाँ पे एक योजना भी तैयार हो रही है और उसमें कुछ अमल भी हो चुका है। वो है हर थाने में जनता की सुविधा के लिए साइबर डेस्क ओपन किए जा रहे हैं। वहाँ पे जो अमला होगा उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स होंगे, और वो लोगों को जो साइबर फ्रॉड हो जाते हैं उनकी समस्या का हल करने के लिए वहाँ पे उनको पूरा उपयुक्त तरीके से तत्पर रहेंगे। और एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे एक एडवांस फॉरेंसिक लैब है, जो बहुत से स्टेट्स के दूसरे भी पुलिस आती है हमारे यहाँ पे फॉरेंसिक्स साइबर फॉरेंसिक लैब देखने के लिए। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो लगातार हमारे यहाँ पे उस ओर कार्रवाई हो रही है। और जैसा भी आपने कहा, डीजीपी मकवाना सर ने भी एक स्पेशल अभियान पिछले 11 दिनों में चलाया है। पूरे स्टेट पुलिस अभी 11 दिनों तक लगातार एक्टिव है। पूर्व में भी हमारे यहाँ करीब 4-5 हज़ार प्रोग्राम हो चुके हैं। स्कूल्स के साथ, स्कूल विभाग के साथ मिलकर भी हमने बहुत से अवेयर प्रोग्राम्स किए हैं। तो ये निरंतर चलने वाली कार्रवाई है। डिस्पाइट दिस, जब जब लोग बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं होते हैं, क्राइम हो रहे हैं और नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, तो ये जानकारी आपके लिए है। सर, मध्य प्रदेश को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने कई बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और समस्याओं को समाप्त किया है। हम डकैतों की बात करें, 4 दशक पहले जो मध्य प्रदेश बदनाम था, उस बदनामी से उभारा मध्य प्रदेश पुलिस ने। नक्सलाइट भी अब अंतिम सांस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में शायद ही कोई शहर होगा जहाँ कोई बड़ी गैंग ऑपरेट हो रही होगी। आप सारी गैंगें मतलब समाप्त कर चुके हो। ये सारी चुनौतियों की बात है। अब एक बड़ी चुनौती साइबर क्राइम है। तो जिस तरह का फंड हमें भारत सरकार इन तीनों समस्याओं से समाधान के लिए देती रही है, चाहे नक्सलाइट की हो, गैंग ऑपरेट हो रहे हो, या डकैतों की हो, क्या उसी तरह का कोई बड़ी योजनाएं बना के अपने भारत सरकार को भेजी हो और वहां से अपने को इस तरह की मदद की जरूरत हो? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हो जो मैं जानना चाहता हूं कि जिसको लेकर आप लोगों ने कोई बड़ी योजना बना रखी हो कि आने वाले समय में, चाहे हम 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, इस पर बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, इसको लड़ने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। भारत सरकार में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बना है, जो सभी स्टेट्स के सारे कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है। साइबर क्राइम से लड़ने के लिए तरह तरह के पोर्टल्स बनाए गए हैं। एक सेंट्रल हेल्पलाइन है 1930, जिसमें साइबर फ्रॉड कभी हो जाता है, जनता को उसमें कॉल करे तो उनको उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाते हैं। वो सब को डेवलप करने के लिए हमें पैसे दिए गए। हमारे यहाँ पे 1930 काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे कभी क्राइम हो जाता है तो उस मोबाइल फ़ोन की जांच के लिए, उस कंप्यूटर की जांच के लिए, उस लैपटॉप की जांच के लिए साइबर फोरेंसिक लैब है, उसका बहुत सा पैसा भारत सरकार ने दिया है। और मॉडर्नाइजेशन में और भी जो हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है वो मिलता है, ट्रेनिंग के लिए मिलता है। लेकिन शायद वो उतना पर्याप्त अभी भी नहीं है जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। इसीलिए हमने एक 5 पंचवर्षीय योजना बनाई है, बहुत वृहद स्तर पे बनाई है, कि मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम को रोकने के लिए चौतरफा, जैसे आपने कहा कि पूर्व में बड़ी बड़ी समस्याओं का हल किया है, इससे भी चौतरफा घेरने के लिए, लड़ाई करने के लिए इनसे हमारी कार्य योजना है। उसी के तहत एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया, हर थाने में साइबर डेस्क है, और ऐसे एडवांस्ड ट्रेनिंग लैब्स हैं, एडवांस्ड फॉरेंसिक लैब्स हैं, एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं,
और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, और सबके साथ मिलकर आने वाले समय में मुझे विश्वास है साइबर क्राइम की वृद्धि को तो पहले रोका जाए और उसके बाद धीरे धीरे इस पर कंट्रोल भी किया जाए। सर, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि अब मैं सीधा आपको मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता से जोड़ रहा हूं और आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है, ये इंटरनेट आपकी बैंक से भी जुड़ा है, आपकी तमाम सारी संस्थाओं से जुड़ा है, तो लोगों को क्या क्या है जो तत्काल ऐसी चीज़ें जो नहीं करना चाहिए, आपके द्वारा सुनेंगे तो निश्चित तौर पर उनको और एक तरह से जागरूकता आएगी। देखिए, सबसे पहली बात, डिजिटल दुनिया में अपना कदम रखना बहुत अच्छी बात है। आप टेक्नोलॉजी का ज़रूर इस्तेमाल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कब आती है? जब आप इंटरनेट की दुनिया में आप सतर्कता छोड़ देते हैं, तब आपके साथ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब जैसे बार बार एडवाइजेज दी जा रही हैं कि साइबर क्रिमिनल्स करते क्या है, आपके भय का या आपके लालच का वो अन्यथा फ़ायदा उठाते हैं। आपको किसी न किसी तरीके से साइकोलॉजिकली आप पे इम्पैक्ट डाल के आपको कन्विंस करके वो अपने घेरे में ले लेते हैं। तो उसमें आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी अनजान व्यक्ति का आप फ़ोन वीडियो कॉल हो, आप उसको मत लीजिए। आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कॉल है, आपको अटेंड करना है, तो आप उस पर नॉर्मल कॉल से आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपके काम का व्यक्ति है या नहीं है। अन्यथा वीडियो कॉल करके कई बार वो एक्सटॉर्शन जैसी संबंधे, आपने सुना होगा, सेक्सटॉर्शन जैसी चीज़ें आती हैं, उसमें ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। आप ऐसे अनट्रस्टेड सोर्सेज से आप फाइल्स डाउनलोड मत करिए जो आप देखा है जिसमें सिक्योरिटी नहीं है। आपने APK फाइल्स होती हैं, आपके व्हाट्सएप पे आपके वेडिंग कार्ड आ गया और इनविटेशन कार्ड आ गया, आपने देखा कि APK फाइल है, आपने डाउनलोड कर दिया। अगर आप वो ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, आप जानकार व्यक्ति नहीं है, जिस व्यक्ति से डाउनलोड कर रहे हैं वो आपका परिचित नहीं है, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, टेक ओवर कर ले और आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें चले जाए। तो आप किसी भी अननोन व्यक्ति के भेजे गए मैसेजेस को एकदम से बिना सोचे समझे आप उसको डाउनलोड मत कीजिए। आप जो पासवर्ड से किसी से शेयर मत करिए। पासवर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड रखिए। आसान पासवर्ड रखेंगे तो इतने सारे आजकल मार्केट में सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके पासवर्ड को ब्रेक कर देंगे, तो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखिए। और अनजान व्यक्तियों से आप एकदम से, कोई भी किसी ने भी आपको कहा कि साहब रातों रात हम आपको अमीर बना देंगे, उस झांसे में मत आइए। किसी ने कहा कि आपको 25-50 लाख की लॉटरी लग गई, आप इस पर लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आप मत करिए। आप ऑनलाइन दुनिया में अनजाने व्यक्तियों द्वारा दिए गए भय या लालच दोनों से आप सतर्क रहिएगा, तो आप हो सकता है कि आपके साथ ऐसे कभी फ्रॉड नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड को लेकर जो काम चल रहा है वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। एक चुनौती के रूप में मध्य प्रदेश पुलिस ने इसको लिया है और लगातार प्रयास हो रहे हैं। 1 फरवरी से 11 फरवरी तक यह एक ड्राइव चलाई जा रही है। हर छोटे से छोटे पुलिस वाले से बड़े तक सभी साइबर फ्रॉड को लेकर मध्य प्रदेश की जनता को अवेयर कर रहे हैं। आज हमने मध्य प्रदेश के एडिशनल DG इंटेलिजेंस योगेश देशमुख जी से, और ये आप साइबर के इंचार्ज भी हैं मध्य प्रदेश के, जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से लेबोरेटरी बनाई गई है, जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पे पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अब आपको भी करना है। ये कार्यक्रम जितने लोग सुन रहे हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि आप जागरूक हो जाएं। यदि आप जागरूक हो जाएंगे तो फिर आपको कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता है। हमारी गलतियों से ही हम फंसते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो हो सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में यदि सभी जागरूक होंगे तो ये फ्रॉड कम से कम होंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।